नमस्कार। राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी नेता को राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व बता करके चलते चुनाव से आउट कर दिया गया हो। मायावती जी ने बीजेपी को पानी पिला रहे आकाश आनंद को चलते चुनाव से घर पर बिठा दिया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो कि मंदिर बनाने के नाम पर वोट मांगा करते थे, अब मंदिर बचाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त अचानक नरेंद्र मोदी के दुश्मन कैसे हो गए? अचानक नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से भाषण क्यों देने लगे? उन्हें काले धन का सेठ क्यों बताने लगे? ये सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जी न्यूज के मालिक के बाद अब क्या अडानी अंबानी ने भी नरेंद्र मोदी के पीछे से हाथ खींच लिया है? नहीं, हाथ नहीं खींचा है। नरेंद्र मोदी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गिरता रुपया, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम इश्यू से भाग रहे हैं, क्योंकि ये समस्या देश भोग रहा है। समस्या से देश त्राही त्राही हो रहा है। मतदाता उनके प्रति उदासीन है। मोदी नाम का ब्रांड खत्म सा हो गया है। ये बौखलाहट है। ये बार बार चाहते हैं कि विपक्ष अपना नरेशन बेरोजगारी पे ना करे, महंगाई पे ना करे, वो किसानों की आत्महत्या या किसानों की इश्यूज पे नहीं बात करे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करे, गिरते रुपए पे बात नहीं करे, चाइना पे बात नहीं करे। इन तमाम विषयों पे विपक्ष बात नहीं करे, क्योंकि विपक्ष जब जब इस बातों को उछालता है वो जनता के नजदीक पाता है और मोदी जी दूर जा रहे हैं। ऐसे में मोदी जी अपने पाले में खींचने के लिए विपक्ष को याद दिला रहे थे, राहुल गांधी, कि आपके वो मुद्दे कहाँ गए? अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी में तो वो चुप्पी साध देते हैं, लेकिन इसमें प्रज्ञा जी, मोदी जी पूरी तरह से फंस गए। मोदी जी तो बहुत ज्ञाता है, मतलब साइंस के, ज्योग्राफी के, इतिहास के। उन्होंने आज जितने भी जुमले गढ़े हैं वो तो इतिहास निर्माण कर गए। अब मोदी जी पूछ रहे हैं कि कितना काला धन इन लोगों ने दिया। कांग्रेस को बोरी भर भर कर पैसा दिया और भर भर के दे दिया। इसके मायने ये है कि इस देश में काला धन है, मोदी जी मानते हैं। इस देश में यह है कि मोदी जी काले धन को खत्म करने के लिए बुरी तरह से नाकाम हो गए, बुरी तरह से नाकाम हो गए। एक तो उन्होंने अपनी नाकामी स्वीकार ली। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आपने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, कितना पैसा आपको मिला? तो राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का मुद्दा तो चुनाव आने के बाद ही छोड़ा। चुनाव के पहले तो लगातार बोल रहे थे। राहुल गांधी के स्पीच ने तो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर तक कर दिया, अडानी अंबानी के। सवाल ये है, अडानी अंबानी ने, हम मान ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, कि अडानी अंबानी ने काला धन राहुल गांधी को दिया 2 महीने चुप रहने का, तो 10 साल चुप रहने का मोदी जी को कितना मिला होगा? हिंडनबर्ग में चुप रहने का मोदी जी को कितना मिला? वो तो ट्रकों से आया होगा। उसी से शायद चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी से शायद विधायक खरीदे जा रहे हैं, उसी से शायद सरकारें बन रही हैं, उसी से भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं। लेकिन सर, तो नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। बड़ा कुछ तो इसके भीतर बड़ा अंडर करंट है, जो नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार में फूले फले 2 उद्योगपतियों का नाम लेना पड़ गया। उनको मैंने क्या कहा आपको, प्रज्ञा जी, मैं ये कहानी कईयों को बताता हूँ। जब आदमी पढ़ा लिखा अच्छा, एक प्रोफेसर साइंस का, जंगल से निकल रहा था, उसके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया, वो बेचारा परेशान, स्कूटर बंद पड़ गई तो इधर उधर झांकने लगा। जब कुछ नहीं हुआ तो रात का टाइम था, उसने टंकी खोल के देखी, वैसे समझ में नहीं आई तो माचिस जला के देखी, और जो थोड़ा बहुत वेपर्स थे पेट्रोल के टंकी में, उसने उनका मुंह जला लिया। अब हर आदमी कहता है साइंस के उस लेक्चरर को कि मूर्ख आदमी, तुझे मालूम नहीं था कभी टंकी पे आग लगाते हैं क्या? लेकिन समस्या से वो इतना विचलित हो गया कि मानसिक संतुलन खो गया, और वो जो नहीं करना चाहिए था वो किया। वर्तमान में हार के डर से विचलित हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। आप उनके वक्तव्य देखेंगे तो ये अब एंटरटेनमेंट एपिसोड हो गए हैं।
यदि कोई डिप्रेशन में है तो उनको मोदी जी का भाषण सुन लेना पड़ेगा, ठा के लगाएगा, भाई मुझे 400 सीटें दे दीजिए, नहीं तो राहुल गांधी ताला लगा देगा। आप 272 में भी सरकार बना के आप 200 अरे आप 272 का भी सीट लेके इसको 400 की जरूरत थोड़ी है। अभी 400 सीट मांग रहे हैं। एक भाषण में कहते हैं कि 400 सीट तो मेरे पास तब भी थी, 2014 से 19 में भी 400 सीट थी, 2019 से 24 में भी 400 सीट थी, तो फिर अब 400 सीट क्यों मांग रहे हो? फिर वो कहती कि बाबरी ताला खोल देगा। अरे जिसके पिता ने ताला खुलवाया हो वो बेटा क्यों ताला लगा देगा? आप मानो तो सही, उसके पिता ने ताला खोल दिया। लेकिन सर सेल्फ गोल कर रहे हैं। अडानी अंबानी वाला जो ये मैटर है, अडानी अंबानी का प्रज्ञा जी कोई खेल नहीं। आप बीजेपी के उस घेरे में अब तक चुप रहे। अब तक राहुल गांधी ने इतनी बार नाम लिया, दो गुजराती मैंने यही कहा, अचानक से अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। वो अडानी अंबानी पे डिस्कशन शुरू करना चाहते। अच्छा, वो चाहते कि राहुल गांधी अडानी पे अंबानी पे बोले। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बोलेगा तो आम आदमी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को इसके कोई लेना देना नहीं कि मुकेश अंबानी रशिया से लाया हुआ पेट्रोल जो क्रूड अपने यहाँ रिफाइंड करके यूरोप में एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमाता है, वो सरकार को कितना कमीशन देता होगा या सत्ता पक्ष को क्या देता होगा, इसमें कोई लेना देना नहीं। उसको परेशानी है अपने थाली की महंगाई की। उसको झंझोड़ता है अपना बेटा जवान जो घर पे बैठा है, नौकरियों पे एग्जाम देता है, पेपर लीक होते। उसको तकलीफ है कि मेरी जवान बेटी जब बाहर जाती है, एक मिनट, मेरी जवान बेटी जब बाहर जाती है तो वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी, ये चिंता माँ बाप की जो है ये उसको सताती है। राहुल गांधी से लेके तमाम विपक्ष इसी पे बोल रहा है, इसलिए जनता से नजदीक जा रहा है। जनता उनको अपना समझ रही है, जनता उनके पीछे दीवानी हो रही है। इनकी कुर्सियां खाली रहती है, वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब इस चीज से बोटलाट से इन्होंने गरम तवा करके छींटे डाल। अडानी से कितना पैसा मिला ताकि राहुल गांधी के अडानी से कुछ नहीं लिया, देखो मैं डरता नहीं, आज भी अडानी पे बोलता हूं। फिर अडानी पे बोलना शुरू कर दे तो फिर महंगाई बेरोजगारी ये इशू खत्म हो जाएंगे, जो इशू से डर रही है बीजेपी। लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने भी हवा का रुख भाप लिया है और इसलिए कहीं नरेंद्र मोदी के पीछे से हाथ हटा करके राहुल गांधी के सर पर तो हाथ नहीं रख दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या फंडिंग से ही पार्टियां जीतती है क्या? जितना फंड बीजेपी के पास है शायद ही किसी सारे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके भी नहीं होगा। सबसे अमीर पार्टी है सर, अमीर पार्टी है। और सवाल यह है कि अंबानी तो पहले से ही कांग्रेस के मित्र रहे, इस रिजिम में भी मित्रता बनी रही है उनकी। लेकिन इशू वो है अडानी जी का। क्या राहुल गांधी अडानी को मिलना चाहते हैं? क्या किसी नेता ने जर्मनी में अडानी जी की मुलाकात करवाने का प्रयास किया और राहुल गांधी लॉबी छोड़ के चले गए थे? राहुल गांधी क्या अडानी जी को माफ करेंगे? नहीं। ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने पैसा लिया ताकि लोग देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला वेपन है विपक्ष को डिस्क्रेडिट करो, और डिस्क्रेडिट करने के लिए झूठ परोसना पड़ता है। देखो, डाउट आपके भी मन में आया, कांग्रेस की ऐसी कौन सी करतूत है जिससे आपको लगेगा कि अडानी और अंबानी के लिए कांग्रेस ने क्या अडानी का कोई बात का वेलकम किया? लेकिन वर्तमान में बात क्या करनी है? जनता की बातें, जनता की समस्या पहले है, अडानी अंबानी समस्या पहले है। महंगाई पहले है, अडानी को निपटाने का मामला पहला है। रोजगार देना पहला है कि अंबानी का इशू पहला है? प्रायोरिटीज तय करनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है। सत्ता में आने के बाद फिर अडानी अंबानी का पेट भरना है और गरीबों को रगड़ना है। लेकिन विपक्ष का वो एजेंडा नहीं है। विपक्ष का एजेंडा गरीबों की बात करना है, उसमें अडानी अंबानी फिट नहीं बैठते। जिस दिन विपक्ष सत्ता पे आ जाएगा उस दिन अडानी के पोर्ट नेशनलाइज हो जाएंगे, एयरपोर्ट नेशनलाइज हो जाएंगे, अडानी पे कई इंक्वायरियां निकलेगी, शेयर मार्केट में अडानी को खड़ा किया जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बात का भी डर हो सकता है, इस बात की भी बौखलाहट हो सकती है कि अगर सरकार गई तो न जाने कितनी फाइलें खुलेंगी, न जाने कितनी जांचें होंगी। एग्जैक्टली। अरे कई लोग इसमें, और दूसरी बात क्या है कि अब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विपक्ष को बता दिया कि ईडी सीबीआई का कैसा करना।
हाँ। और जब वो उपयोग करेंगे तो ये तो उस कहने लायक भी नहीं रहेंगे कि बदले की भावना से कर रहे हैं। यदि ये बदले की भावना से कर रहे हैं तो फिर आपने क्या किया? अब इसीलिए अब मुझे बताइए, क्रिकेट में मुसलमानों को प्रमोशन करेंगे, क्रिकेट में मुसलमानों के घुसड़ देंगे टीम, ये इशू कहां से आ गया? पाकिस्तान में जश्न मनेगा, पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी बने, ये कहां से आ गया? आपका मंगलसूत्र मां का खिसका के मुसलमानों को दिया जाएगा, ये किसको आ गया? एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान ऐसे है वैसे है, और वो नाविका जी को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुसलमान भाइयों के साथ हूं। मैं जब अरब देशों में जाता हूं तो वहां के मुसलमान मुझसे कितना प्यार करते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं सर जब मोदी जी इस बड़े तरह की मतलब बातें करते हैं। झूठ कितना मासूमियत से बोला जाता है। मैंने क्या कहा, हमारे अब देखिए नरेंद्र मोदी जी जिस दिन चेयर से उतरेंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, इन तमाम बड़े एक्टर्स को खाना नहीं जाएगा, क्योंकि एक कंपटीशन आ जाएगा हमारे बीच। जब वो नेता नहीं रहेंगे तो अभिनेता बनने चले जाएंगे। खाली बैठे हुए आदमी क्या करेगा? और उससे बड़ा बेहतरीन अभिनेता नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको। इस देश को यदि कोई ऑस्कर दिलवा पाया पहला एक्टिंग में, तो मोदी जी होंगे। सर बेहतरीन एक्टर है वो। अभी तक तो ये था कि हिंदू खतरे में है, अब अचानक से जो है मंदिर खतरे में आ गया है सर। अब तो मुझे मंदिर लग रहा खतरे है में, कि मुसलमानों पेंट के करवाना बच्चों का। होगा, कभी मंदिर को पुतवाना होगा तो नरेंद्र मोदी जी पुताई के नाम पर भी वोट मांग लेंगे। मैंने क्या कहा आपको, नरेंद्र मोदी जी काहे पे वोट मांगेंगे, कुछ नहीं सुना सकते। सहारनपुर में शमी का क्रिकेटर का हाथ ले लेके वोट मांगते हैं। हाँ। और कहते हैं कि देखो क्रिकेट में मुसलमान आ जाए। मतलब अच्छा हुआ मोदी जी ने तो देखिए वर्ल्ड कप जब जीता था देश ने, तो कपिल देव के नेतृत्व में जीता था, लेकिन इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया था? सैयद किरमानी मुसलमान, रॉजर बिन्नी ईसाई, मदन लाल जाट। ये आज हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने से आज तक कभी किसी क्रिकेटर की जाति या धर्म पे बात नहीं। बिल्कुल। क्रिकेटर की भी जाति धर्म पे बात करने वाले ये लोग। लेकिन सर मोदी जी को हो क्या गया है? मतलब ये हार की वो बौखलाहट है, उम्र का असर मानसिक है, संतुलन, क्या मानसिक हो गया संतुलन, है सर? मानसिक संतुलन। अकेले पड़ गए मोदी जी, मुझे दया भी आती है। अकेले क्यों पड़ गए सर? हैं, अकेले पड़ गए हैं पार्टी में, अकेले बोले जा रहे हैं, कभी कुछ बोल देते कभी कुछ बोल देते। सर बीजेपी के साथ और नरेंद्र मोदी के पीछे तो पूरी आरएसएस का बड़ा वो है, सपोर्ट है। प्रज्ञा इस जी, बार ये वो भी किसने कहा नहीं है आपको? क्या? ये तो नागपुर गए थे राजसंघ को मिलने, क्यों नहीं संघ मिला इनको? आरएसएस ने हाथ खींच लिया, इसलिए तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग इतना कम हो रहा है। आरएसएस की कौन सी बात मान रहे हैं ये मुझे बताइए? ये तो आरएसएस से भी बड़े हो गए। हर जगह मोदी 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 मोदी। पहली बार हुआ जहां बीजेपी की सरकार और बीजेपी की गारंटी हुआ करती थी, वहां मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी हो। आंबेडकर जी ने कहा था अपने भाषण में 25 तारीख को 1949 में संविधान सभा में, कि जब व्यक्ति पूजा बढ़ती है तो राजनीति में लोकतांत्रिक तानाशाही बढ़ती है। और ये व्यक्ति पूजा नहीं है तो क्या है? इंदिरा जी की व्यक्ति पूजा इतनी कर दी लोगों ने कि उन्हें इमरजेंसी घोषित कर दी। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा मोदी जी के साथ। इसलिए अभी आने वाले चुनाव के बाकी चरणों में और एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, सर और वाकई अब एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले जो लोग हैं, वो तक मखौल उड़ाने लगे, वो तो कहने लगे कि खासकर प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन ये मंगलसूत्र वाली बात हुई प्रज्ञा हाँ। जी, उस दिन कई बीजेपी समर्थित लोग भी कहने लगे कि ये अति हो गया, ये अति हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संविधान से अच्छा सर एक बात और याद आई कि मोदी जी के खुद के नेता ये बात साबित कर रहे हैं कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए। सर मोदी संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? बीजेपी क्यों संविधान, अरे संविधान संशोधन से भी तो काम चल सकता है। संविधान संशोधन में बात नहीं चलेगी। आप मनुस्मृति लाने के लिए कितनी जगह संशोधन करेंगे? आपको मनुस्मृति का ड्राफ्ट रेडी है, आप उसको रिप्लेस करना है संविधान को। एक नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, ये सिस्टम होगा। तो सर यही भी कारण है कि
जो दलित वोटर है वो बीजेपी से खिसकता जा रहा है, और बहुत बुरी तरह से, बहुत वोटिंग बुरी तरह से, प्रतिशत है वो गिरता इसलिए बहुत गिरता हुआ दिख रहा बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से पहली बार दलित वोटर खिसकता हुआ नजर आया बीजेपी से। उनको बाकी कुछ नहीं समझ रहा है, बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान समझ रहा है बस। हाँ सर, मायावती जी ने भी जो है अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बड़ी अच्छी भाषण दे रहे थे, और रैलियों में जिस तरह का आक्रामक उनका बिहेवियर दिख रहा था बीजेपी को लेकर, पानी पी पी कर कोस रहे थे और मुद्दों पर बात कर रहे थे। उनको घर बिठा दिया अभी चुनाव के, उनको बता दिया वो अपरिपक्व है, इमेच्योर। मायावती जी को आदेश हुआ है ऊपर से, और मायावती आदेश लेने के लिए बाध्य है। बस्ती, जौनपुर, यहाँ जो उम्मीदवार बदले गए वो भी आदेश से हुए। जौनपुर में कृपाशंकर सिंह हार रहे थे, तीसरे नंबर पे थे, अब शायद चुनाव जीत जाए। हाँ। तो ये जो है सब बीजेपी की तरफ से आदेश आता है। मायावती जी का दैवत अब काशीराम नहीं, मोदी जी हो गए। वहां से आदेश आते और लेने पड़ते हैं। मायावती को भी स्वयं चुनाव आयोग ने एक चुनाव में मायावती को 48 घंटे के लिए मायावती जी के बयान पे चुनाव आयोग ने उनको बैन किया था प्रचार से। हाँ। तो क्या मायावती इमेच्योर थी क्या? तो अरे सर, चुनाव आयोग की तो कोई नोटिस भी नहीं आई आकाश आनंद को, एक एफआईआर करवाई गई है बस, और वो तो नेताओं के लिए सर का ताज होता है सर, एफआईआर और ये सब नेता। मैंने फिर कहा आपको, ऊपर से आदेश आया, समझ जाइए आप। अब कारण मत ये इतना छोटा है, इतना छोटा है। जब ऊपर से आदेश आया तो नहीं बनाना, नहीं रखना तो नहीं रखना, खत्म। उम्मीदवार बदलना है तो बदलना है। लेकिन 24 के चुनाव में कुछ तो अंडर करंट है अशोक सर, ऐसा जो इतनी बौखला गई है भाजपा। स्मृति ईरानी कह रही है कि मंदिर बचाना है तो मोदी को वोट करो। अंडर करंट ही कांग्रेस फैसला पलट देगी सर। मतलब सोचिए, संविधान कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, नियम कानून कुछ भी नहीं है, जो है सब मोदी जी है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, और अगर कांग्रेस आ गई तो राहुल गांधी फैसला पलटवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवा सकते हैं सर। ये बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। विपक्ष के फेवर में बहता हुआ अंडर करंट उनको दिख रहा है। अरे सर, इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, गुजरात में जो है राम जी के कटआउट्स लगवा करके राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी मटन, मछली, मुगल और मंगलसूत्र, भैंस वैस सब कुछ कर रहे हैं। क्या इन सब का कोई असर हो नहीं रहा क्या? मतलब ऑन ग्राउंड कुछ है नहीं क्या? तो किस बात की बौखलाहट है? अरे ये नहीं हो रहा, इसी की बौखलाहट है। अच्छा। राम मंदिर नहीं चल रहा, बौखलाहट है। राम का कटआउट नहीं चल रहा, बौखलाहट है। हिंदू मुसलमान कर रहे, उसकी बौखलाहट है। आपका मंगलसूत्र खींच के दे रहा है, उसकी बौखलाहट है। चल नहीं रहा ना इशू। अब तो आज अडानी अंबानी का काला पैसा भी बोला, उसके बाद भी विपक्ष कोई टस से मस नहीं हो रहा है। वो बोलता है बात पहले महंगाई की कर, जवाब पहले बेरोजगारी पे दे, गिरते हुए रुपया बता, किसानों की आत्महत्या की जिम्मेदारी ले। विपक्ष ने इस बार बहुत बढ़िया खेल खेला है। वो मोदी जी के इस एंटरटेनमेंट एपिसोड को रात को सोने के पहले हंसते हुए देखते हैं, सो जाते हैं। अभी तक तो कहा जाता था कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, लेकिन अब तो लग रहा है मोदी जी और पूरी भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। बिल्कुल, शॉर्टेज है सर मुद्दों की शॉर्टेज नहीं है। मोदी जी के पास अब सभी चीजों की शॉर्टेज होगी, मुद्दों की, रणनीतिकारों की। क्या कारण है सर? बहुत पीक हो गई क्या? मतलब हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया, अब जनता त्रस्त, ऐसा नहीं। जनता उनकी मन की बात से ऊब गई। कब तक आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस को थोड़ी कोसोगे आप? कहीं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। यही कारण है कि अब जनता उनसे नमस्ते कर रही है। सर, इस चुनाव को आप पहले के तमाम चुनावों से अलग कैसे देख रहे हैं? अलग चुनाव है ये पहली बार मैं विपक्ष को एक साथ इतने तादाद में और अच्छी तरह से देख रहा हूँ। वेल प्लान्ड विपक्ष है। इतना विपक्ष पे कभी ईडी का प्रकोप, जेल में लोगों को भेजना, अकाउंट फ्रीज करना, ये कभी नहीं हुआ। उनको ग्राउंड नहीं मिलने देना रैलीज के लिए, ये नहीं हुआ। ये तमाम चीजें होने के बावजूद जनता चुनाव लड़ रही है, ये बात याद रखिए प्रज्ञा जी। जब जनता चुनाव लड़ रही है, वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ रही है। उनका मोह भंग हो गया मोदी जी से।
ये कब तक बोलते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे कि कब तक 2047 में मैं ये करूंगा, 1000 साल बाद देश को ऐसा याद करेंगे। अरे वर्तमान में हम भूखे मर रहे हैं भैया, उसका क्या कर रहे हो आप? इसका जवाब नहीं है सरकार के पास, ना रोड मैप है, ना ब्लूप्रिंट। सवाल ये है। सर आपको क्या लगता है, अभी 3 चरणों में तो बीजेपी की हालत बहुत खराब दिखाई, 3 ही बेड़ा चरणों गर्क में दिखाई दे रहा बीजेपी है। को जो करना था, 3 चरणों में करना था। 3 चरणों में बीजेपी हार गई है। इसके बाकी चरणों में कोई रिकवरी की जगह नहीं। तो सर क्या लग रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है? बुरे दिन, अच्छे दिन की भयानक बात नहीं, वो मोदी तो जी पहले ही करते चालू हैं। हो गया था। वो तो पहले चरण अच्छा। से चालू हो गया था। पहले से चरण से चालू हो गया था और लगातार अब नीचे जा रहा है। लगातार नीचे चलिए। जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। धन्यवाद, इन्हीं धन्यवाद। सब मुद्दों पर बात करनी थी बड़े विस्तार से, क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी के जो जिगरी दोस्त थे वो अचानक जानी दुश्मन कैसे हुए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अचानक से नरेंद्र मोदी की ये बिगड़ती हुई भाषा किस बात का संकेत दे रही है। तो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात की। अशोक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद।